जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में हम लोग ईवीएस के अब तक 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा ये 8वां प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसके अलावा वहीं हम पेपर फर्स्ट के लिए 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं मैथ्स सब्जेक्ट के लिए। पेपर 2 के लिए हम लोग एसएसटी के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोग पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस एंड मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं या ईवीएस के नोट्स लेना चाहते हैं या आप लोग पेपर 2 के लिए एसएसटी एंड साइंस के नोट्स लेना चाहते हैं या आप लोग एसएसटी के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, ये सब कुछ लेने के लिए आप लोग 98098347 403 आप इस नंबर पर मैसेज करके सभी पीडीएफ नोट्स की पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर ईवीएस का 8। और प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आप लोगों को हर एक फ्रेंड के साथ जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं सभी तक शेयर कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस जो बनने के चांसेस हैं, वो क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया गया है। क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक से रहेंगे। ईवीएस की जो मेरी पीडीएफ बनाई गई हैं, मैं 100% आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। मैंने 4 पीडीएफ बनाई हैं, बहुत छोटी छोटी पीडीएफ है। एक पीडीएफ को आप 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। तो 5-6 घंटे में आप पूरा ईवीएस का सिलेबस मेरी पीडीएफ से तैयार कर सकते हो। आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ लीजिए। पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप लोग कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। और उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। मैं समझता हूँ 15 में से 13-14 क्वेश्चन हर आप वीडियो जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वहां आपको मेरी पीडीएफ से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर गिवन है, निम्नलिखित में से पेंगुइन का क्या एक अभिलाक्षिक गुण नहीं है। यानी कि क्वेश्चन गिवन है, पेंगुइन के बारे में यहाँ पूछा गया है कि कौन सा एक उसका अभिलाक्षिक गुण नहीं है। तो बाकी के 3 होंगे, एक नहीं होगा। जो नहीं है वही हमसे पूछा गया है। नहीं वाले जितने भी क्वेश्चन हों उनको आप लोग बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग जो राइट आंसर होता है, जो सही चीजें होती है, उसको गलत कर देते हैं। तो देखिए पेंगुइन के बारे में बात की जाए कि उनकी जो त्वचा होती है, उनकी त्वचा जो होती है ये मोटी होती है और उनके शरीर में बहुत वसा यानी कि फैट होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है। सेकंड देखेंगे हम लोग, क्या उनका शरीर धारा रेखीय होता है। जी हाँ, उनका शरीर धारा रेखीय होता है, इसलिए वो इजीली स्विमिंग कर पाती हैं, जैसे फिश का भी होता है आपका। नेक्स्ट, वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। और ऑप्शन डी है, वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। तो आपने देखा होगा पेंगुइन को, आपने ग्रुप के अंदर ही देखा होगा, पेंगुइन ग्रुप में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। इट मीन्स जो ऑप्शन नंबर सी है कि वो क्या करते हैं, अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ हमसे रॉन्ग ऑप्शन भी पूछा गया है। इट मीन्स जो राइट आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है कि कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूं। इसका आंसर आपको खुद देना है, खुद आप लोग इसका आंसर बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन है, सबसे पहला कदम आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे। सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल अभ्यास करवाएंगे। ये तो ऑप्शन गलत हो गया यहाँ। डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे और खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ए और डी 2 ऑप्शन मैंने आपको रिजेक्ट कर दिए और ए या सी में से आपका एक आंसर बनेगा। कराया हुआ ये मेरा क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर बताना है। और जब मैं ईवीएस की आप लोगों को वीडियो बना रहा था, जब वीडियो हमारी चल रही थी ईवीएस की, वहां भी मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन
कर रखा है। आप लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ का एक अलग अलग 3 क्लासेस का वीडियो है, इसके अलावा एक कंबाइंड वीडियो मैंने बना रखा है। इन 4 वीडियो को देख लीजिए, ईवीएस में कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सीटेट ईवीएस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर 4 वीडियो हैं सिर्फ, उन 4 वीडियोस को देख लीजिए। बाकी के प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं ईवीएस में इस बार। ऑप्शन क्वेश्चन 3 है कि घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि देखिए, लेह में 2 मंजिल समतल छतों के मकान होते हैं, निचली मंजिल पर जानवर और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि लेह में क्या है, 2 मंजिल के घर बनाए जाते हैं, निचली मंजिल के क्या होता है, जानवर और जो भी आवश्यक वस्तु है उनको रखा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर हमें मिल गया है। अब आते हैं ऑप्शन बी पर कि हिमाचल में प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। बांस के खंभों पर घर मैंने जब पढ़ाया ये चैप्टर आपको, तो हिमाचल नहीं असम में बनाए जाते हैं। कहां पर, असम में ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखें हम लोग ऑप्शन नंबर उसको देखते हैं कि राजस्थान के गांव के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो दीवारें होती हैं उनको गोबर से लीपा जाता है, ये चीज भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोट में रहते हैं, ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारा राइट हो गया। ए और सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर ये असम होता तो ये क्वेश्चन भी हमारा राइट हो जाता कि 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है कि निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है। ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी में आपको 3-3 4-4 स्टेट्स के नेम गिवन है। तो यहां से तेल क्षेत्र आप लोगों से पूछा गया है। ऑप्शन डी की बात करें, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम। ऑप्शन बी, प्रदेश उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। और ऑप्शन ए, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तेल क्षेत्र कहाँ है, ये है यार हमारे असम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में नई सरकार का गठन हो चुका है, कल वहां के मुख्यमंत्री नए बन चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। आपको क्या है, राइट ऑप्शन आप लोगों को चुनना है कि गोवा और पुडुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। ऑप्शन रॉन्ग है, दोनों तटवर्ती नहीं है। गोवा और पुडुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि पुडुचेरी अरब सागर का तटवर्ती है। ऑप्शन डी कि पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 5 का जो राइट आंसर बनेगा ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बनेगा कि पुडुचेरी जो है ये बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती है, वहीं बात करें गोवा की तो ये अरब सागर का तटवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पर पक्षियों के अध्ययन से रिलेटेड है। यहाँ मैंने तरह तरह की जो बर्ड्स के घर बने हुए थे उन सब के बारे में बताया हो। कोयल का घर हो, नर वीवर का घर हो, दर्जन चिड़िया हो, और आपका नर वीवर कैसे बनाता है, मादा वीवर घर बनाती है नहीं बनाती, कोयल का मकान की बात करें, दर्जन चिड़िया है, फाख्ता है, कबूतर है, इन सब के जो भी घर बनाते हैं इन सब के बारे में मैंने आपको यहाँ डिटेल में पढ़ा रखा है। और एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आपका हर बार बनता ही बनता है, इस बार भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ से 100% बनेगा ही बनेगा। तो देखिए, पक्षियों का अध्ययन करने वाले लोगों ने यह प्रेक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। ये एक ऐसी प्रजाति है जिसमें नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम बताइए। इस पक्षी का आपको नाम बताना है। दर्जन चिड़िया, बीवर पक्षी, कलचिड़ी और शक्करकोरा। तो देखिए, ऐसा पक्षी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, जो नर वीवर होता है वो तो आपका क्या करता है, घोंसला बनाता है, और मादा वीवर क्या करती है, उन सभी घोंसलों को एक एक करके देखती है।
और उसे जो घोंसला पसंद आ जाता है उसी घोंसले में वो अपने अंडे दे देती है। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका वीवर पक्षी होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा दर्जन चिड़िया अपना घोंसला किसे सिलकर बनाती है। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारा, लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। क्या क्वेश्चन है कि लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की यहां पर पहचान करनी है। यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है, बिल्कुल व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है। यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है, यह एक सामाजिक ढांचा है, यह एक प्रकृति में गतिशील है। तो देखिए इसका जो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा कि यह महिलाओं के विषयों से ही संबंधित है, ये कहना यहाँ पर गलत होगा और गलत ही हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जेंडर क्या है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जेंडर क्या है। तो याद रखिएगा जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ये क्वेश्चन कई बार आपके सीटेट में पूछा गया है, कभी कभी पेडागोजी में पूछ लिया जाता है, कभी कभी सीडीपी में पूछ लिया जाता है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने के लिए मिला होगा। तो ये याद रखिएगा जेंडर एक क्या है, याद रखिएगा सामाजिक संरचना है। निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। एक पर्वतारोहण को कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी जाती हैं वो हमें यहां पर चुननी है। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं। इसमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूं ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन ये हो, हाथी वाले क्वेश्चन हो, मधुमक्खी वाले क्वेश्चन हो, टाइगर वाला क्वेश्चन हो, स्लॉथ वाला क्वेश्चन हो, बाघ वाला क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन ज्यादातर आप लोगों से अब स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछे जाने लगे हैं। तो सभी चीजों को एक एक चीज, जैसे गोलकुंडा का हो गया, तालाब के बारे में हो गया, ओक राष्ट्रीय राजस्थानी ओक के बारे में हो गया, आपका नेफंथिस पौधे के बारे में हो गया। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं इनमें से क्वेश्चन सब बनने जो लगे हैं वो स्टेटमेंट की फॉर्म में बनते हैं। तो आपको क्या करना है, इनकी एक एक लाइन नहीं, एक एक वर्ड, झूम खेती हो गया, एक एक वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक छोटा सा वर्ड भी हाथियों वाला क्वेश्चन है आपका गलत कर देता है। तो देखिए बाकी सदस्यों की सामान ले जाने में सहायता करना, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि जो ग्रुप लीडर होता है उसका एक काम है कि बाकी के जो लोगों का सामान है वो सामान ले जाने में मदद करना। नेक्स्ट है अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना। तो ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। उस बुक में क्या गिवन था, बुक में मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था कि अपने ग्रुप के वो पीछे चलता है, बाकी के लोगों को आगे करता है। वो आगे रहने के बजाय कहाँ रहता है, ग्रुप लीडर पीछे रहता है। बी ऑप्शन हो गया। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, यानी कि ए राइट मिल चुका है हमें, अब तक ए राइट है हमारा। विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ग्रुप लीडर जो होता है उसका एक काम है कि वो विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढे और भोजन की व्यवस्था करे। तो ए सही हो गया अब तक, सी हमारा सही हो गया। अब आते हैं अगले ऑप्शन पर कि जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते उन्हें रुकने के लिए कहना, ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग है। वो सभी को साथ लेकर चलता है, सभी को लेकर वो चढ़ता है। ऑप्शन ई की बात करते हैं कि जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ये ऑप्शन भी कैसा है, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा पर्वतारोहण ग्रुप लीडर के बारे में। तो ए सी ई ये तीन ऑप्शन हमें यहाँ हमारे सही मिल चुके हैं। तो ए सी और ई किस किस में है वो देखते हैं, ये देख लेते हैं कि ए सी ई किस किस में है। तो ए सी ई आपके ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में आपके ए सी ई गिवन है, तो इसलिए ये हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलने से पहले यहाँ पर देखिए उसकी जो पर्वतारोहण का ग्रुप लीडर होता है उसकी जो जिम्मेदारी है वो देखिए आप लोग कि पर्वतारोहण एक सामूहिक क्रिया है जिसमें ग्रुप लीडर होते हैं और जिनके निम्न कार्य होते हैं। ग्रुप लीडर के जो कार्य हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। नंबर 1, ग्रुप लीडर को ग्रुप के पीछे चलना। अभी वहां पर क्या गिवन था कि वो आगे चलता है, आगे की जब पीछे वर्ड होता तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि एक एक वर्ड आपको पकड़ कर चलना है, एक एक वर्ड को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये है सेकंड ऑप्शन, ग्रुप के सदस्यों को सामान ले जाने में सहयोग करना, ये वहां गिवन था तो हमने ऑप्शन राइट किया था। ग्रुप के सदस्यों को चढ़ने में मदद करना, ये ऑप्शन भी राइट है, वहां गिवन था कि पीछे छोड़ देना, उन्हें छोड़ने में सहायता नहीं करना, मना कर दे, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया।
ग्रुप के सदस्यों को थक जाने पर रुकने के लिए सही जगह ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। तो ये ऑप्शन भी गिवन था, ये ऑप्शन राइट हो गया। ग्रुप के सदस्यों को बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल करना, ये ऑप्शन हमें गिवन था, ये भी हमारा राइट हो गया। ग्रुप के सदस्यों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, तो यहाँ ये आ गया भोजन की व्यवस्था करना, ये ऑप्शन भी राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो गया। तो इसीलिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनमें आपको ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज आपको ध्यान से पढ़नी है। अगर एक भी वर्ड आपसे गलत हो गया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चंस में छोटी छोटे भी मिस्टेक दे रखी होती हैं, जिन जिन लोगों ने उनको अच्छे से पढ़ रखा है, बारीकियों से चैप्टर को पढ़ा है, वो गलती नहीं करते इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। प्रथम भारतीय महिला पूछी गई है ग्रीष्म ओलंपिक 2000। तो देखिए सबसे पहले तो याद रखिएगा, ये ग्रीष्म ओलंपिक 2000 वाले जो हुए थे ये सिडनी में हुए थे। कहाँ हुए थे? ये सिडनी में हुए थे, ग्रीष्म ओलंपिक 2000 वेट लिफ्टिंग में। अच्छा, अब यह मेडल किसने जीता? तो यहाँ जो मेडल जीता बछेंद्री पाल, अफसाना मंसूरी, सुनीता विलियम्स और कर्णम मल्लेश्वरी। मैंने आपको तीन लोगों के बारे में यहाँ इस चैप्टर में पढ़ा रखा है। बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ा रखा है, सुनीता विलियम्स के बारे में ये एनसीईआरटी में पढ़ा रखा है, और कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ा रखा है। तो आपको याद होगा वेट लिफ्टिंग में से कौन करती थी? वेट लिफ्टिंग का जो काम था वो कौन करती थी? कर्णम मल्लेश्वरी करती थी। इन्होंने क्या किया था, सिडनी में 2000 में जब ओलंपिक हुए थे तो वहां क्या जीता था? वहां इन्होंने मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई थी वेट लिफ्टिंग में। और याद रखिएगा इन्होंने जो मेडल जीता था ये 69 किलोग्राम जो वेट कैटेगरी होती है उसमें इन्होंने मेडल जीता था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है कि परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? परिवार के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट, दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता। ये यानी कि एडॉप्टेड जो चाइल्ड होते हैं उनको क्या कह सकते हैं लोग? परिवार का सदस्य नहीं कह सकते। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब ये कह रहा है कि सिर्फ परिवार में रक्त संबंधित, मान लीजिए किसी ने एडॉप्ट कर लिया तो क्या वो परिवार का सदस्य नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार के सदस्य नहीं कहा जा सकते, रॉन्ग हो गया। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर है, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 पर आने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग ईवीएस के नोट्स और ईवीएस एंड मैथ्स के प्रैक्टिस सेट, ईवीएस एंड मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, ईवीएस के नोट्स लेना चाहते हैं पेपर फर्स्ट के लिए, तो आप इन नंबर पर मैसेज करके आप अपने नोट्स और पीडीएफ ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। इसके अलावा पेपर सेकंड के लिए भी आप एसएसटी और साइंस के नोट्स एंड एसएसटी के प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित पहेली को हल करना है। एक पहेली हमें गिवन है, इसे हमें हल करना है कि रंग सलेटी पंजे गुलाबी, इसका जो कलर है वो कैसा है? स्लेटी है और पंजे गुलाबी हैं। देखिए कोयल एक ऑप्शन कट गया, स्लेटी होती नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, गुटरगू करता हूं, तो गुटरगू आपको पता है, यहीं से आंसर निकल गया कि गुटरगू कौन करता है? कबूतर हमारा करता है। दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? तो गुटरगू जो करता है वो पिजन करता है, कबूतर करता है। इट मीन्स इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है, यानी कि टोटल जो जल है, टोटल मान लीजिए 100% जल है हमारा पृथ्वी पर, मान लीजिए 100% जो जल है उसमें से फ्रेश वाटर कितना है? फ्रेश वाटर कितना है ये यहाँ पर पूछा गया है। 1.2%, 2.7%, 5.2% एंड 3.2%।
2%। तो पृथ्वी पर जो टोटल जल है हमारा, उसमें से फ्रेश वाटर जो है ये 2.7% हमारा यहाँ पर फ्रेश वाटर का राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, हर वीडियो में मैंने ये बात रिपीट की है कि जब आप सर्कल फिल करोगे तो ध्यान से फिल करना। ये ऑप्शन नंबर दूसरे स्थान पर गिवन है, तो जल्दबाजी में आप लोग इसका आंसर बी फिल मत कर देना। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलने से पहले यहां हमने टोटल ले लिया है कि पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का 2.7% है और बाकी का जो 97.30 या 3% वाटर है, ये क्या है, ये महासागरों में है, समुद्रों में है, जो कि कैसा है, खारा है। जो कैसा है, खारा है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर ही बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनद का रूप ले लेता है। तो ये जल के बारे में थोड़ा सा यहाँ डिटेल में था, जो मैंने आप लोगों के लिए ले लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है हमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है। खेल कूद का लक्ष्य नहीं है, ये हमें बताना है कि इमोशनली मैच्योरिटी ये बिल्कुल गुण है, भावात्मक परिपक्वता ये खेल का ही गुण है। तो राइट ऑप्शन होगा मानसिक सतर्कता। जी हाँ, मानसिक सतर्कता ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है खेल का। मान लीजिए आप चेस खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, कब क्या डिसीजन लेना है, किसको बॉलिंग देनी है, किसी को बैटिंग पे भेजना है, तो मेंटल अल्टरनेस ये इसका हिस्सा है। संरचनात्मक सामाजिक क्षमता ये भी खेल का हिस्सा है। और जीतना, तो देखिए जीतना ही निम्नलिखित में से कौन सा खेल को लक्ष्य नहीं है। जीतना ही लक्ष्य नहीं है, क्योंकि देखिए आपको पता है 2 लोग, 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग खेलेंगे, उनमें से विनर एक ही होगा। आप लोग देख सकते हैं अमेरिका में अभी वर्ल्ड कप, हमारा T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जहां पर 20 टीमों ने भाग लिया है और 20 टीमों में से सिर्फ एक टीम ही विनर होगी हमारी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये राइट आंसर आपका ए ऑप्शन है, यानी कि जीतना हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है कि नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन क्या कहलाता है। विस्थापन कहलाता है, अप्रवास, ऋतु प्रवास और खानाबदोश। तो देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, मौसमी आवागमन। तो मौसमी आवागमन जो होगा वो आपका ऋतु प्रवास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऋतु प्रवास आपका कहलाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार भी क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता रहता है। तो देखिए यहां पर बताना है कि मधुमक्खियों के उनके छत्ते के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार क्या करना है, देखिए किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, मधुमक्खियों का छत्ता जो होता है उसमें कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी, किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। एक छत्ता जो होगा उसमें सिर्फ एक ही रानी मक्खी पाई जाएगी और उस रानी मक्खी का कार्य क्या होगा, अंडे देना उसका कार्य होगा। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कि छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, रॉन्ग ऑप्शन है आपका। यहाँ पर जो छत्ता होता है उसमें नर मधुमक्खियां तो बनाई जाती हैं, लेकिन नर मधुमक्खियां कोई भी खास काम नहीं करती हैं, ये स्टेटमेंट आपकी बुक में गिवन है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है आपका, नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों की ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियां फूलों के शहद के लिए एकत्रित करती हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर रॉन्ग है कि नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों की चारों ओर नाचती हैं, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ये ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ पर नर मधुमक्खी कोई भी खास काम नहीं करती है, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, यानी कि राइट ऑप्शन आपका ए एंड बी, ए एंड बी यानी कि 2 ऑप्शन आपके राइट हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर ए एंड बी दोनों गिवन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगले इसमें थोड़ा सा मधुमक्खियों के बारे में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं कि क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो देखिए मधुमक्खियों के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। जो मक्खी के छत्ते के लिए
कुछ खास काम नहीं करती। मैंने बताया था कि खास काम कुछ भी नहीं करती हैं। वहीं देखें अगर हम कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और बहुत सी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। रानी मक्खी का कार्य क्या है? सिर्फ अंडे देना रानी मक्खी का कार्य है। जो दिन भर शहद के लिए रस एकत्रित करती है, वहां दिया था कि क्या करते हैं? रस एकत्रित करने का काम किसका होता है? नर मधुमक्खी। तो वो रॉन्ग है। ये शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। इसके अलावा लीची के फूल मधुमक्खियों को अधिक लुभाते हैं। ये ऑप्शन आपका गिवन था। ये ऑप्शन आपका गिवन था कि कौन से फूल इनको बहुत ज्यादा लुभाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। कौन से? तो लीची के फूल। लीची के फूल याद रखिएगा, लीची के फूल जो हैं ये मधुमक्खियों को बहुत ज्यादा लुभाते हैं। नेक्स्ट है आपका, मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर माह है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यहां पर आप लोग याद रखिएगा, एक चीज याद रखिए, कभी कभी ये दो क्वेश्चन जो है ना, नीचे वाले क्वेश्चन कि मधुमक्खियों को किसके फूल ज्यादा लुभाते हैं, तो लीची के फूल, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपका कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि मधुमक्खियों के अंडे देने का, या क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो अक्टूबर से दिसंबर मंथ, अक्टूबर से दिसंबर मंथ सबसे अच्छा समय मधुमक्खी पालन के लिए माना जाता है। लीची के फूल इनको लुभाते हैं। ये दो क्वेश्चन कभी कभी अलग पूछ लिए जाते हैं जब उसको क्वेश्चन को इजी बनाना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा गिवन है कि ईवीएस को एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के रूप में इसको क्यों देखा जाता है, ये हमसे यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन है डी, यह गतिविधियों, प्रयोगों और चर्चाओं को ईवीएस की शिक्षा में एकीकृत करता है। ये सिर्फ क्या करता है? गतिविधियों प्रयोगों को ही करता है ना, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यह समुदाय को ईवीएस सीखने में एकीकृत करता है। इसमें ईवीएस के अध्ययन में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शामिल किया गया है। या जो राइट ऑप्शन है, यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के लिए ईवीएस के राइट आंसर जो बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। कक्षा कक्ष में मूल द्विमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण में आरंभ होता है। कब आरंभ हो जाता है आपका? ये क्लास थर्ड से आरंभ होता है, 3rd to 5th होता है। मैं कई बार आप लोगों को ये बता चुका हूं। तो 3rd से आरंभ होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। 18 की तरफ चलते हैं। 18 है आपका, दुर्गा रानी कहती है कि पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल है। कबीर कहता है नहीं, यह तेल में पूड़ी जैसा होता है। रणवीर कहता है नहीं, तुम दोनों गलत हो, यह तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को सूचित करती है? ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। संवेगात्मक, मनोप्रेरणा, भावात्मक या कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना। इसका जो राइट आंसर बनेगा संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर ए कॉग्निटिव इसका राइट आंसर बन जाएगा। बीन और तुम्बा, कई बार क्वेश्चन आप लोगों का ईवीएस के अंदर पूछा गया है कि बीन और तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं। बीन और तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? लौकी से, कद्दू से, कटहल से या वज्रांगी से? आपको पता है ये किससे बनाए जाते हैं? ये लौकी से बनाए जाते हैं बीन और तुम्बा। आपके थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ देख लेते हैं कि देखिए, बीन और तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। किससे? सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ऐसे वाद्य यंत्रों का उपयोग कालबेलिया की पार्टियों में किया जाता है। कालबेलिया आप लोग जानते हैं राजस्थान के सपेरे की प्रजाति होती है, जो सपेरे होते हैं। इसके अलावा खंजीरी भी एक वाद्य यंत्र है। खंजीरी भी एक वाद्य यंत्र है जो किससे बनाई जाती है? जो लौकी से ही बनाया जाता है। तो तीनों पूछ लिए जाएं कि बीन, तुम्बा और खंजीरी, बीन, तुम्बा और खंजीरी किससे बनाए जाते हैं? तो सूखी लौकी से। ये ऐसे वाद्य यंत्र हैं, ये तीनों वाद्य यंत्र जो सूखी लौकी से आपके बनाए जाते हैं। क्वेश्चन चलते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। अवसर प्रदान क्या करता है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है कि देखिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन, जी हाँ,
सहकर्मी आकलन, जी हाँ। योगात्मक नहीं। रचनात्मक प्रतिपुष्टि, जी हाँ। तो देखिए, सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान क्या करता है, ये तीन ऑप्शन करते हैं। समेटिव क्यों नहीं करता, कि समेटिव कब लिया जाता है, साल के अंत में लिया जाता है, इसलिए यहां पर ये नहीं करता। अगर यह फॉर्मेटिव असेसमेंट होता, समेटिव असेसमेंट के बजाय यहां पर फॉर्मेटिव असेसमेंट होता, तो वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर वो भी होता। फॉर्मेटिव असेसमेंट को भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेते। फॉर्मेटिव असेसमेंट भी हमें अवसर प्रदान करता है, बट समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक मूल्यांकन आप जानते हैं साल के अंत में लिया जाता है, इसीलिए ये हमें सीखने के रूप में आकलन प्रोवाइड नहीं कराता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग होगा, सॉरी सी इसका रॉन्ग है। तो बाकी के तीन ऑप्शन सही हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, ए, बी और डी, ये हमारा यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन अगले पर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, ईवीएस के नोट्स, ईवीएस और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट, पेपर 2 के लिए एसएसटी और साइंस के नोट्स एंड एसएसटी के प्रैक्टिस सेट लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके ये सब कुछ ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमें गिवन है कि एक विषय दिया गया है, परिवार एवं मित्र एवं पौधों एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है। तो याद रखिएगा, जब मैंने ईवीएस में आपको ये भी बता रखा है कि जो ईवीएस में टोटल थीम है, टोटल थीम जो है आपकी, ये 6 थीम है, और 6 थीम कौन कौन सी हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है, और इसमें उप थीम भी है। थीम के अलावा जो हमारा ईवीएस है, इसमें थीम के अलावा हमारी उप थीम भी हैं, और 4 इसके अंदर उप थीम गिवन है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत ध्यान से याद रखने हैं कि 6 थीम है और 4 उप थीम हमें गिवन है, तो वो क्या क्या है ये हमें यहां से याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है, कि इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ऑप्शन 2, उन्हें एक समग्र, तो समग्र मैंने बताया था विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान इसमें इंक्लूड है, एवं समकालिक वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल रॉन्ग है। उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को पौधों और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जा सके, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ए बी सी हमारे राइट है, इट मींस ऑप्शन नंबर ए यहां हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमें गिवन है कि जया को आज बहुत भूख लगी है, उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे, क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी, उसके मुंह में पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है, कौन सा पद सही वर्णन करता है। अनुकूलित उद्दीपन रॉन्ग ऑप्शन, अनुकूलित उद्दीपन रॉन्ग ऑप्शन, अनानुकूलित ये रॉन्ग हो गया, अनुकूलित रॉन्ग हो गया, अनानुकूलित प्रतिक्रिया ये रॉन्ग हो गया। सी आर, जी हाँ सी आर यानी अनुकूलित प्रतिक्रिया, ये आपने पढ़ा हुआ होगा। सी आर ये आपने पढ़ा हुआ हो, कंडीशनड रेस्पॉन्स ये आपने पढ़ा हुआ है। तो सी आर यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया है कि ईवीएस की सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा प्रमुख जो माध्यम बनना चाहिए सीखने का, वो क्या बनना चाहिए। टीचर्स बनने चाहिए, स्टूडेंट्स, माता पिता, या पर्यावरण। तो क्या बनना चाहिए, पर्यावरण बनना चाहिए। क्या, पर्यावरण बनना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं कि फॉर क्लास 5th स्टूडेंट द करिकुलम ऑफ ईवीएस शुड इंक्लूड कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड टू। कक्षा 5 के ईवीएस छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। कौन कौन से संबंध शामिल यहाँ पर होने चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। खुद शामिल होना चाहिए, घर शामिल होना चाहिए, स्कूल शामिल होना चाहिए, या
पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। तो ईवीएस सीखने के लिए क्या शामिल होना चाहिए? पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। ये ऑप्शन चारों में बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या गिवन है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? स्थायी, एक दिशा विषयक, वस्तुनिष्ठ या अनुभवजन्य? कौन सा करता है ये आपका यहां से पूछा गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा एक्सपेरिटियल, ये आपका यहाँ सर अनुभवजन्य, ये राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे यहाँ पूछा गया है कि एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों का समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्रित करता है, वह क्या है? वो पोर्टफोलियो है, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड है, रूब्रिक है या संचयी रिकॉर्ड है? तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कई बार मैं आपको बता चुका हूं। ये क्वेश्चन आपका पोर्टफोलियो वाला क्वेश्चन ज्यादातर आप लोगों का पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है, ये पोर्टफोलियो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होता है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पूछने का तरीका अलग हो जाता है। या क्या पूछा गया था आपसे कि एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों की समय अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्रित करता है। केवल सर्वोत्तम गतिविधियों को नहीं करता, किसको करता है? सभी प्रकार की गतिविधियों को क्या करता है? सभी प्रकार के कार्यों को क्या करता है? उसमें वो अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्रित करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा यहाँ पर है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है। ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? ऑप्शन डी कि पर्यावरण में संबंधित खोजपूर्ण गतिविधियों में बच्चे को शामिल करें। ऑप्शन सी विभिन्न प्रदूषण समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करें। ऑप्शन बी पर्यावरण के महत्व की सराहना करें। और ऑप्शन नंबर ए न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। देखिए इंटीग्रेटेड समग्र रूप यहाँ दे दिया गया, ये यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आंसर बनेगा। चारों में जो बेस्ट आंसर हमें लगा, वो चारों में बेस्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन 27 के लिए राइट आंसर हमारा बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट था 8, उसमें 27 क्वेश्चन मैंने शामिल किए थे। और ये ऐसे क्वेश्चन थे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा आपके चांसेस हैं। तो आप लोग अगर आप ईवीएस के नोट्स, ईवीएस और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट, पेपर 2 के लिए एसएसटी के नोट्स, साइंस के नोट्स या एसएसटी के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप प्रैक्टिस सेट और नोट्स को ले सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मास्टर बनने के लिए पढ़ते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।